सीज फायर वायलेशन करना इनका पुरानी आदत है। ये जो अभी सीज फायर वायलेशन हो रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये जरूर याद दिलाती है हमें पुराने समय पर, जबकि 17 दिसंबर को भारत ने और पाकिस्तान में सीज फायर ऐलान हो चुका था। हमारे डिफेंसेस के आगे एक पोस्ट थी पुल कंजरी बेस और पुल कंजरी फॉरवर्ड। हमें आदेश मिला था कि 17 दिसंबर 8 बजे तक ये वापस लेनी है, और ये हमें आदेश मिला सिर्फ तकरीबन 2 घंटे पहले। कर्नल सोख साहब ने बड़ी अच्छे तरीके से सब जवान जो नज़दीक थे मस्टर किए, इकट्ठे किए, और उसके बाद उन्होंने एक क्विक फायर प्लान बना के ये हमला शुरू कर दिया। और हमारे जो जवानों ने खुशी खुशी कहा कि हम सब अटैक में जो जाएंगे, जितने अवेलेबल उस टाइम थे इतने छोटे से टाइम में, वो एक्शन में गए। उन्होंने आगे बढ़े, और जब एकदम नाले के साथ साथ जाते हुए लोकेशन के पास बिल्कुल पहुंच गए, उन्होंने इतना गरज के बोले सोनिहा सत श्री अकाल, ये जो पुकार है लोगों को, उनको बिल्कुल उखाड़ लिया। अपनी पोस्ट से उखड़ के भागने शुरू हो गए कि हमारे ऊपर क्या हो गया। पाकिस्तानी बिल्कुल हिम्मत हार चुके थे, भाग गए। एकदम देख के अचानक उनको अचंभा हो गया कि कहाँ से आ गए 6 सोल्जर उनके उन्हें लगा ऊपर। था कि वो पोस्ट उनकी, हाँ जी, और उनके उन्होंने पास। पोस्ट से भागने की शुरू कर दी। ये कवर्ड है लोग, ये सामना नहीं कर सकते लड़ाई का। इनके पहुंचने के बाद कर्नल कोक ने दूसरे भी सेक्शन जो पीछे थे उनको भी आगे लाए, और लगातार 8 बजे तक इन्होंने पूरा कब्जा कुल कजिए के ऊपर कर लिया था। पर पाकिस्तानियों को ये हजम नहीं हो रहा था कि कैसे कैप्चर हो गया। उन्होंने 2-3 लोकल काउंटर अटैक जो उनकी ड्रिल होती थी वो कोशिश किए रात भर पूरे, करीबन 9-10 बजे किया उन्होंने, फिर एक 11 बजे किया, एक 12 बजे किया। वैसे हमारा रेजिमेंट का जो मोटो है निश्चय कर अपनी जीत करो, हमारी जो पूरी रेजिमेंट के लिए लागू है, वो इन्होंने यकीन किया कि मैंने अभी ये कैप्चर कर लिया है, चाहे मेरी जान निकल जाए। उनके हाथ में गोली लगी थी जब वो गए थे। अच्छा, उनके हाथ में गोली रही, उन्होंने हमें नहीं बताया कि गोली लगी। सेक्शन को देखने के लिए एक्चुअली काफ़ी है इस सेक्शन का, क्योंकि ये सीज फायर के बाद हुआ था, जिसका परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से मिसेस इंदिरा गांधी से कह रहे थे कि उधर से प्राइम मिनिस्टर का सेंक्शन आएगा, तभी हमें फायर सपोर्ट मिल रहा था। अच्छा। और इस सेक्शन को देखने के लिए हमारे जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे जनरल मानिक शाह, वो देखने आए। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर जो मिस्टर जगजीवन राम थे, वो भी आके ग्राउंड के ऊपर देखे, और उन्होंने बहुत प्रशंसा की कि एक्शन बहुत बढ़िया और बहादुर एक्शन जो है पलटन ने करके दिखाया है। इनका रिकमेंड किया गया था इनको एक परमवीर चक्र के लिए, पर हमें फिर बार बार समझ नहीं आती कि इस चीज़ के लिए जो इन्होंने इतना सक्सेसफुल एक्शन किया, इनको जो अवार्ड मिलना चाहिए था वो एक बड़ा अवार्ड परमवीर चक्र या महावीर चक्र, क्योंकि हर एक इंसान ऐसा सक्सेस नहीं गेन कर सकता जितनी इन्होंने सक्सेस गेन की। वो तो बेचारे चले गए उनका, पर फिर भी घर वालों को तसल्ली तो होगी कि भी हाँ उनकी जो उन्होंने जो इतना बड़ा कार्य किया था उसका कुछ तो मान दिया गया उनको, वो होना चाहिए मेरे ख्याल। आज हम आपके सामने ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसको सामने लाने के लिए हम लोग पिछले 12 साल से कोशिश कर रहे हैं, पर जिनकी एक कहानी है, उन्होंने 51 साल इंतजार करते करते इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पर लेफ्टिनेंट कर्नल नारायण सिंह कोक का शौर्य और पराक्रम आज भी पुलकंजरी वॉर मेमोरियल के रूप में जिंदा अपनी कहानी बयान कर रहा है। ये लड़ाई 1971 की आखिरी ऐसी लड़ाई है जो सीज फायर के बाद लड़ी गई थी। जी हाँ, पाकिस्तान ने तब भी सीज फायर वायलेशन किया था, और उसका जो जबरदस्त जवाब भारत के वीर सपूतों ने दिया था, ये उसकी कहानी है। उस जंग का हिस्सा रहे कर्नल कालरा आज हमारे साथ है, जो आज उस रात की कहानी को हमारे सामने डिटेल में बताने वाला। मेरा आपसे पहला सवाल है कि 17 दिसंबर 1971 की शाम को क्या हुआ था? ये जो अभी सीज फायर वायलेशन हो रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये जरूर याद दिलाती है हमें पुराने समय पर, जबकि 17 दिसंबर को भारत में और पाकिस्तान में सीज फायर ऐलान हो चुका था। ये इफेक्टिव होनी थी
शाम 8 बजे। इससे पहले ईस्टर्न सेक्टर में पाकिस्तान सरेंडर कर चुका था, अपनी हार मान चुका था और उन्होंने 93,000 सोल्जर्स का सरेंडर जनरल अरोरा को कर दिया था। ये जो सीज फायर इफेक्टिव वेस्टर्न थिएटर में होनी थी, ये 17 दिसंबर 8 बजे होनी थी। पर इस समय हमें आदेश मिला कि एक जो फॉरवर्ड हमारे डिफेंसेस के आगे एक पोस्ट थी, पुल कंदरी बेस और पुल कंदरी फॉरवर्ड, ये एक आम तौर के ऊपर जो बॉर्डर पोस्ट होती हैं वो वोकेट कर दी गई थी लड़ाई के शुरू में, पर उसको वापस लेने के लिए हमें आदेश मिला था कि 17 दिसंबर 8 बजे तक ये वापस लेनी है। 8 बजे से पहले पहले 17 सीज फायर होने से पहले, और ये हमें आदेश मिला सिर्फ तकरीबन 2 घंटे पहले। हमारी 2 सिख हम डिच कम्बन अटारी बॉर्डर में उधर लगे हुए थे। हमारे सीओ साहब कर्नल एस.सी. पुरी, उन्होंने ये आदेश कंपनी कमांडर जो हमारे उस वक्त उधर थे कर्नल कोक, वो मेजर कोक थे तब, उनको आदेश दिया कि आप मस्टर करो अपने जवान जितने हैं, और क्योंकि टाइम बहुत कम है, एक क्विक फायर प्लान बनाओ और हमला करके ये 8 बजे से पहले पहले कैप्चर करना है। सबसे पहले एक सोल्जर होने के नाते हमारी ड्यूटी बनती है हम 24 घंटे तैयार रहें। ये जो ऑर्डर मिला था हमें 17 दिसंबर को, इतना टाइम कम था, नॉर्मली नहीं होता। जब एक्शन के लिए मिल गया तो सोल्जर सभी की तैयारी जो है एकदम फटाफट एक्शन में जाने के लिए सब सोल्जर सब ऑफिसर्स एकदम तैयार हो गए थे। अब इस एक्शन में तैयारी होके एक टीम स्पिरिट बड़ी जरूरी चीज होती है हमारे एक, क्योंकि कहीं पर कामयाबी करनी हो इंडिविजुअल जो है वो कामयाबी मुश्किल होती है, पर अगर टीम एक दूसरे का सहयोग हो, साथ हो, तो वो जरूर यकीनन बन जाती है। ये बड़ी लेरे की बात थी और बड़ी हिम्मत की बात थी कि कर्नल सोक साहब ने बड़े अच्छे तरीके से सब जवान जो नज़दीक थे मस्टर किए, इकट्ठे किए, और उसके बाद उन्होंने एक क्विक फायर प्लान बना के ये हमला शुरू कर दिया। उन्होंने एक सेक्शन जो है वो डाइवर्शन के लिए लेफ्टिनेंट के चौधरी के नीचे साइड पे भेजा और 7 o'clock उन्होंने अटैक कर दिया, जो कि 800 गज ही उधर हमारे मेन लोकेशन धनोआ कलां से 700 मीटर 800 मीटर आगे थी। जब ये आगे बढ़े तो बहुत हैवी फायर हुआ इनके ऊपर, पर ये बिल्कुल दिलेर रहे, हिम्मत किया इन्होंने, और इनके पास तकरीबन सिर्फ मस्टर करके 25-30 जवान के बीच में थे। उनमें से भी कुछ जो है माइन की कैजुअल्टी में आ गए, माइंस के कारण उनको चोटें लग गई और वो आगे नहीं बढ़ सके। पर ये कर्नल को जो है वो लगातार हम आगे बढ़ते रहे और एक दीवार के पीछे जाके उन्होंने साइड से होके हमला बोल दिया, बोले सो निहा सत श्री अकाल। ये जो पुकार है लोगों को, तो उनको बिल्कुल उखाड़ लिया, वो अपने पोस्ट से उखड़ के भागने शुरू हो गए कि हमारे ऊपर क्या हो गया। पाकिस्तानी बिल्कुल हिम्मत हार चुके थे, भाग गए। एकदम देख के अचानक उनको अचंभा हो गया कि कहाँ से आ गए फिक्स सोल्जर। उन्हें लगा था कि वो पोस्ट उनकी, हाँ जी, और किन्होंने पोस्ट से भागने की शुरू कर दी, पर एक दो जो मशीन मैन थी वो लगातार इनके ऊपर फायर कर रही थी। और उस टाइम पर हमारा एक जोधा लास्टनेक शिगारा सिंह थे, जो कि बहुत हैंडसम थे, 6 फीट 4 इंच उनकी हाइट थी, और उन्होंने हिम्मत किया लूप होल से जाके उन्होंने मशीन गन खींच ली। उससे क्या हुआ कि हमारे सोल्जर जो है उनके ऊपर फायर जो है वो कम हो गया, और सोल्जर जाके एक सेक्शन बाएं से एक से दाएं जाके ऊपर मेन पुल कंदरी के ऊपर पहुंच गए। इस दबाव का या इस जोश का जो है वो मेन चीज है, एक टीम का जो मेन जोश था उनके ऊपर छा गया एकदम। और उसके बाद जब एक्शन में ऊपर चले गए, कर्नल कोक साहब ने पूरे को पूरा एक बटालियन अटैक उनके ऊपर बताया कि हमने तो बटालियन पूरी अटैक कर दिया, अल्फा हमने ब्रेव हमने ये करो चाल। बेशक अंदाज के अंधेरे में उनको कुछ नजर नहीं आया, पर इसमें जो है साइकोलॉजिकली जो है वो इन्होंने सब बंदों को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, वो एक पूरी पटन को जाहिर करके और पाकिस्तानियों को मजबूर कर दिया कि उधर से वो पीछे भाग जाए, और पाकिस्तानी डर के भागे भी हैं।
जिन्होंने कोशिश किया हथियार वगैरह रखना, उसको जो हमारे योद्धा थे, बहादुर जवान थे, जैसे शिंगारा सिंह थे, उन्होंने हमारे ऑफिसर उनके ऊपर लगी हुई थी, गोली लगी थी, उधर उसके बावजूद उन्होंने उधर रहे। जीसो सामान को गोली लगी हुई थी, जवान को गोली लगी थी, वो उधर ही खड़े थे। माइनों के साथ नुकसान हुआ था, पर उन्होंने ये झूठ दृढ़ कर लिया था कि हमने ये पोस्ट नहीं अभी लेनी लेनी, क्योंकि हमें टास्क दिया है। टास्क कंप्लीशन करना जो है एक सोल्जर के लिए बिल्कुल अनिवार्य हो जाता है, जरूरी हो जाता है। और उसी के कारण जो है पूरा जो ये एक्शन हुआ है, ये तभी सफलता हुई है क्योंकि हमारा जो मोटो है रेजिमेंट का, निश्चय कर अपनी जीत करूं, वो जीत को हासिल करने के लिए, सब कुछ निछावर करने के लिए हमारे ऑफिसर जवान तैयार हो जाते हैं। इनके पहुंचने के बाद कर्नल कोप ने दूसरे भी सेक्शन जो पीछे थे उनको भी आगे लाए, और लगातार 8 बजे तक इन्होंने पूरा कब्जा कुलकर्णी के ऊपर कर लिया था। अच्छा। पर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तानियों को ये हजम नहीं हो रहा था कि कैसे कैप्चर हो गया। उन्होंने 2-3 लोकल काउंटर अटैक जो उनकी ड्रिल होती थी वो कोशिश किए रात भर पूरे, करीबन 9-10 बजे किया उन्होंने, फिर एक 11 बजे किया, एक 12 बजे किया। तो सीज फायर वायलेशन हुई। सीज फायर वायलेशन करना इनका पुरानी आदत है। इन्होंने सीज फायर होने के बाद इन्होंने सोचा कि हम फिर से कैप्चर कर लें, पर हमारे जो जवान उधर जुटे रहे, कर्नल कोप जुटे रहे, और इन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ उधर ही बने रहे। अल्टीमेटली पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन अगले 18 दिसंबर, सीज फायर खत्म हो चुकी थी, 18 दिसंबर को सुबह कंपनी को, 2 कंपनियों को इन्होंने पीछे से बुलाया और उन दोनों कंपनियों के साथ इन्होंने अटैक करने की कोशिश की। इस टाइम पर कर्नल कोप ने कहा कि मैं किसी हालत में ये पोस्ट नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने सीओ साहब के साथ बात की, मैं सीओ साहब के साथ बैठा हुआ था, एक एडजुटेंट की ड्यूटी के नाते मैं बिल्कुल उनके साथ क्लोज था। हर एक मिनट टू मिनट मुझे सिचुएशन पता चल रही थी क्या हो रही है। और जब उन्होंने ये किया तो उन्होंने कहा मेरे ऊपर बेशक रेड 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 फायर कर दो, आर्टिलरी फायर कर दो, मोटर फायर कर दो, पर मैं पोस्ट नहीं छोड़ूंगा। और वो नज़दीक जाने कवर मिला, अपने जवान उधर गए, पीछे हो गए, और उसके ऊपर जो फायर हुआ वो बड़ा लगातार फायर होता है। उनके फायर के कारण और इनकी हिम्मत के कारण, जो जवान उधर थे, इनकी दिलेरी और हिम्मत और करेज के कारण वो आगे नहीं बढ़ सके। और ये जो काउंटर अटैक था ये भी तकरीबन 6 बजे वापस हो गया। और सुबह 6 बजे जब उन्होंने देखा कि लाइट हो गई है, उनके कैप्टन रिजवी जो कंपनी कमांडर थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम इधर हैं। करीबन 12-13 जवान जो है उनके साथ वो कैदी बना लिए गए, सरेंडर कर दिए। और उसके थोड़ी देर के बाद ये देखा कि तकरीबन 25 बॉडी जो थी उनकी पाकिस्तानियों की वो आगे थी, जो शेलिंग के साथ और हमारे जवानों के फायरिंग के परिणाम में उनकी बॉडीज उधर पड़ी हुई थी। ये फायर तकरीबन 1 बजे तक चलता रहा उनके साथ। और उसके बाद उन्होंने जब समझ लिया पाकिस्तान ने कि इसमें उनका कुछ नहीं अभी ले सकते हम वापस, तो उन्होंने सीज फायर के लिए वाइट झंडा दिखाया और अपनी बॉडी वापस मांगे, जो हमने बड़ी अदब के साथ उनको बॉडीज वापस कर दी। तो ये सुबह तक चला। ये सुबह 18 तारीख को 1 बजे तक चला, पूरा 1 बजे तक। और रेड ओवर रेड रेड क्या होता है? रेड ओवर रेड वो फायर होता है जो अपनी लोकेशन के ऊपर या बिल्कुल नज़दीक ही फायर किया जाता है, ताकि दुश्मन असॉल्ट कर रहा है उसको, उसके असॉल्ट को नकारा किया जाता है। ये सबसे डेंजरस माना जाता है, बहुत कभी रेयरली यूज होता है क्योंकि इसमें अपना नुकसान होने का भी बहुत चांस होता है। पर कर्नल कोक साहब ने बुरा इसका चांस लिया, अपने जवानों को हिफाजत में रहने के लिए उन्होंने कवर में रहने के लिए आदेश दिया, और उस आदेश के मुताबिक वो फायर आया, पर उनका जो असॉल्ट था वो नकारा हो गया और वो वापस चले गए। अच्छा, पाकिस्तान सिख बटालियन से डरता क्यों है? अब मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं है, ज़्यादा जनरल साहब वगैरह ने लिखा है। उन्होंने कहा कि फिरोजपुर में जब वो उन्होंने हमला किया 71 में ही, तो उन्होंने देखा सिख ट्रुप्स हैं, वो है सिख ट्रुप्स एक दृढ़ निश्चय के साथ लड़ाई करते हैं, वो उधर से हिलेंगे नहीं बिल्कुल ही। जान निकल जाए, कुछ निकल जाए, या आप अगर सिख हिस्ट्री भी पढ़ो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि जान कुर्बान करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने ये स्पिरिट हमें डाली हुई है
कि जो अगर काम करना है उसको जीतना है, निश्चय कर अपनी जीत करो। उन्होंने ये शब्द पढ़ा था कि वो जो आपको उसमें ये शब्द है, देश शिवावार मोह एह, ये मुझे शब्द जी को कहते हैं कोई ये मुझे गिफ्ट दो, देश शिवा वर वर मतलब गिफ्ट दो, वो शुभ कर्मन थे, मैं अच्छे कर्मन से पीछे ना डरूं, या ना डरूं और सोच जब जाए लगूं। जब मैं दुश्मन से लड़ाई करूं मैं डरूं नहीं, और अपनी यकीनन अगर मुझे पता है मैंने उनको जीतना है तो मैं वो एक्शन में जरूर जीतूं। तो ये स्पिरिट के साथ जो है हमें स्पिरिट सिखाई जाती है। और इनको पता है कि जो लड़ाई में ट्रुप्स आते हैं पाकिस्तानी, कि ये नहीं हटे, ये अपनी जान कुर्बान कर देंगे। शहादत बहुत ज़्यादा है सिख धर्म में, सिख ट्रुप्स में शहादत बड़ी हाई लेवल की रहती है। बाकी ट्रुप्स भी हैं बहुत अच्छे लड़ाई करते हैं, पर जो शहादत का वादा है वो मेरे ख्याल है हमारी कौम में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है। इसीलिए वो सफलता भी हासिल करते हैं, और इसीलिए पाकिस्तानी डरते भी हैं कि इन्होंने टास्क पूरा करने के लिए अपने कुर्बान हो देंगे, पर ये आगे नहीं बढ़ने देंगे। अच्छा, ये जैसे सीज फायर हो गया, तो ये सीज फायर वायलेशन करता क्यों है पाकिस्तान? अब की बार अभी भी इसने सीज फायर वायलेशन कर दिया है। एक्चुअली क्या है, सीज फायर वायलेशन 65 में भी 71 में हुई, क्योंकि उनको पता है कि भारत और पाकिस्तान फिर नेगोशिएटिंग टेबल पर आ जाता है। नेगोशिएटिंग टेबल पर क्या होता है कि देखते हैं कि कौन सा लैंड हमारा उन्होंने ले लिया, कौन सा लैंड उधर ले लिया। बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने के लिए ये वायलेशन करते हैं, ताकि हम ज़्यादा अगर ऑक्यूपाई करेंगे तो हम सोचेंगे कि हम जो हमारा लॉस्ट हुआ है वो लैंड वापस मिल जाएगा। वायलेशन नहीं होनी चाहिए, एक्चुअली रूल के मुताबिक जब टाइम काफ़ी है बताया गया है नहीं होनी चाहिए, पर ये वायलेशन का मेन मकसद यही होता है कि बार्गेनिंग पावर में एक दूसरे को जब बैठेंगे, कॉन्फ्रेंस होगी। तो ये हुआ भी है 71 में भी, आपने देखा होगा शिमला एग्रीमेंट हुआ। शिमला एग्रीमेंट में कुछ जो एरियाज पाकिस्तान ने इंडिया में कैप्चर किए थे, और जो कुछ इंडिया ने किए थे उनमें बार्गेनिंग करके वो लेन देन का वापस हो जाता है। अच्छा, इसलिए करता है वो। ये हो जाता है, पर होना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा नुकसान भी होता है। जैसे हमारे इंडियन आर्मी में तो ये होता है कि अगर जो ऑफिसर ने हमें ऑर्डर कर दिया, वो तो आपको मानना ही मानना है। तो उनके यहाँ नहीं होता क्या ऐसा पाकिस्तान में? ये क्या प्रेशर है जो ऊपर, पॉलिटिकल प्रेशर के ऊपर उनके ऊपर पड़ता है, तब ये जो है कॉन्फ्रेंस होती है पॉलिटिकल लीडर्स की और सीनियर ऑफिसर्स की। उस टाइम पे डिसाइड किया जाता है कि कौन सा एरिया जो है वो हम वापस कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा भी अगर कोई एरिया उनके पास हो वो भी वापस लिया जाता है। इस जो लेन देन के बीच में ये चीज फायर जो वायलेशन है बॉर्डर में हो जाती है। और कई बारी जो दूसरी दूसरी बात है, ऑर्डर पहुंचते पहुंचते जो है टाइम लगता है। जो इफेक्टिव जिनके पास ऑर्डर पॉइंट है, जो एग्रीमेंट है वो आपका किसी हायर हेडक्वार्टर में हुआ, जब तक वो नीचे हेडक्वार्टर में पहुंचते पहुंचते इंफॉर्मेशन होती है, तब तक ये जो सीज फायर है वो वायलेशन हो जाती है। वो होनी नहीं चाहिए, वो उसमें अगर टाइम ज़्यादा होगा तो वायलेशन नहीं होती है। अच्छा, आपने ये बुक भी इसमें बुक थी एक 1971 भी जो आपके है, इसमें आपका भी है आर्टिकल? ये वॉर डिस्पैचेज जो बुक है, ये हम जो 1966 में कमीशन ऑफिसर हुए थे, ये सभी हम यंग ऑफिसर्स थे, हमने सबने पार्ट लिया था, और अपने तजर्बा एक्सपीरियंस के लिए हमारे कोर्स ने डिसाइड किया कि जो जो लड़ाई में 71 में जब उन्होंने एक्टिव ड्यूटी देखी है वो इसमें कंट्रीब्यूट करें। तो मेरे पास जो था वो पुलकंजी बैटल का पूरा इतिहास था A to Z का, वो मैंने भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन किया है। जहाँ पर हमें बड़ा गर्व के साथ कहना पड़ता है कि कर्नल कोहक साहब जो कंपनी कमांडर साहब थे उन्होंने लीड किया, और साथ में जो हमारे बहादुर जवान थे उन्होंने बड़ा बोल्ड एक्शन किया। 7-8 जवान हमारे शहीद भी हो गए, और शिंगारा सिंह जो हैं उन्होंने जिस बहादुरी के साथ मशीन गन खींच के और पोस्ट को कैप्चर किया और कब्जे में किया और शहादत दी, तो उनको उसके लिए महावीर चक्र भी मिला, पोस्टमस महावीर चक्र मिला। पर ये जो बड़ी शहादत हुई थी, उस शहादत को मैं हाईलाइट करने के लिए इस बुक में मैंने अपना एक आर्टिकल कंट्रीब्यूट किया है। तो जो कर्नल कुक थे, ये पूरी जिंदगी लड़ते रहे रिकॉग्निशन के लिए, ऐसा है? कैसे लड़ते रहे? रिकॉग्निशन के लिए वो चाहते थे इनको रिकॉग्निशन मिले जो उनका ड्यू था।
क्या वो पूरी बात बताइए। नहीं, क्या होता है, हम सोल्जर लोग, जो हमें टास्क होता है, जो हमें आदेश दिया है, उसको पूरा करना मेन मकसद होता है हमारा। जो रिकग्निशन है वो सीनियर कमांडर की ड्यूटी होती है कि उस चीज़ को पहचाने कि कितनी इन्होंने मेहनत की, कितनी करेज के साथ, कितनी बोल्डनेस के साथ अटैक किया और उसके साथ कब्जा किया। इसमें कर्नल पोक की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। उन्होंने इतनी छोटी नफरी में अटैक करके एक बड़ी पोस्ट, जो उन्होंने काफ़ी हथियार भी हमने कैप्चर किए उधर, उन हथियारों को कैप्चर करने के लिए भी, क्योंकि काफ़ी ट्रुप्स हो तभी वो उधर होता है। जब ये कैप्चर हो गया, क्योंकि ये चीज फायर हो गई थी उस दिन, इनका रिकमेंड किया गया था इनको एक परमवीर चक्र के लिए। अच्छा। क्योंकि परमवीर चक्र जो हाईएस्ट है, और इन्होंने ऐसी कुर्बानी और ऐसी मेहनत और दिखाया अपना एक्शन का जो काम किया, कि वो रियली उनको एक बहुत बड़ा रिवार्ड मिलना चाहिए था। पर बड़ा समझ में आती है कि क्यों, किस चीज़ के कारण उनको ये रिवार्ड नहीं मिला बाद में। मिलना चाहिए था अवार्ड, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से पूरा अटैक करके, और फिर जैसा पाकिस्तानी सोल्जर्स को दिखाया कि हमारी पूरी बटालियन इधर है, उन्होंने अल्फा कम नहीं, ब्रेव कम नहीं, आवाज़ों के साथ, अपना मेहनत के साथ, जवानों के साथ करते, और जकारा जो हमारा जो बोले सोनियाल सत श्री अकाल होता है, उसको बुलाते बुलाते उनको पाकिस्तानी डर गए कि इधर तो बहुत ज़्यादा फौज है। अच्छा, मतलब उन्होंने डिसेप्शन किया, झूठ। उन्होंने किया, डिसेप्शन भी किया। देखो, ये पार्ट ऑफ एक्शन होता है, डिसेप्शन भी करना ही पड़ता है। और पर मेन चीज जो हमारी थी, हमारा रेजिमेंट का जो मोटो है, निश्चय कर अपनी जीत करो, हमारी जो पूरी रेजिमेंट के लिए लागू है, वो उन्होंने यकीन किया कि मैंने अभी ये कैप्चर कर लिया है, चाहे मेरी जान निकल जाए। उनके हाथ में गोली लगी थी जब वो गए थे, अच्छा। उनके हाथ में गोली रही, उन्होंने हमें नहीं बताया कि गोली लगी है। अगले दिन जब हम उनको ऊपर मिले, जब फायर सीज हो गया, तब उन्होंने दिखलाई कि मेरे लेफ्ट हाथ में गोली है। तब उनकी बदली किया गया और उनको हॉस्पिटल भेजा गया। अच्छा, उनके तो पैर में भी लगी थी कोई। उनके मेन जो थी वो थी, इनको टक गई। रिस्ट इधर बाजू में लगी थी। और इंजरी तो हो जाती है, शेलिंग भी हो जाती है, दूसरी भी हो जाती है, काफ़ी मतलब रिस्की तो जरूर रहता है। पर मेन जो है, उन्होंने ये जो गोली, हमने बाद में भी उनके पूरी जिंदगी भर के थोड़ा सा हिस्सा जो नहीं निकल सका, उन्होंने लेकर ही अभी उसके बाद लगातार उनके साथ रही वो। हाँ, वो जब मैं उनसे मिला था उन्होंने दिखाया था वैसे नहीं दिए। हाँ, वो बिल्कुल उनके साथ रही थी। अच्छा, तो जब फाइट के लड़ाई के बाद में फिर वो हॉस्पिटल में मिलने, उससे बहुत बड़े बड़े लोग हॉस्पिटल में मिलने आए थे। इस सेक्शन को देखने के लिए एक्चुअली काफ़ी है इस सेक्शन का, क्योंकि ये सीज फायर के बाद हुआ था, जिसका परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से, मिसेस इंदिरा गांधी से कह रहे थे कि उधर से प्राइम मिनिस्टर का सेंक्शन आएगा, तभी हमें फायर सपोर्ट मिल रहा था। अच्छा। और इस सेक्शन को देखने के लिए हमारे जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, जनरल मानिक शाह, वो देखने आए। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर जगजीवन राम थे, वो भी आके ग्राउंड के ऊपर देखे, और उन्होंने बहुत प्रशंसा की कि एक्शन बहुत बढ़िया और बहादुर एक्शन जो है पलटन ने करके दिखाया है। इसकी बहुत मतलब प्रशंसा की गई थी, और हमें उम्मीद था कि इनको अवार्ड मिलेगा, ये बड़ा अवार्ड मिलेगा, क्योंकि ये एक्शन जो है एक साधारण एक्शन नहीं था। नॉर्मली क्या होता है एक्शन में, हम जो डिफेंडर होता है उसके अगेंस्ट 3 गुना ज़्यादा ट्रूप्स लेके चलते हैं ताकि उनको कैप्चर कर सके। इधर उल्टा हुआ, ये जो नफरी ग्राउंड के ऊपर थी, उससे 1/3 हम थे नफरी जो अटैक वाले। पर इन्होंने भी जो बहादुरी दिखलाई, ये उस पोस्ट के ऊपर लगातार स्टिक रहे, अपनी जान की परवाह ना किए बिना भी ये उधर स्टिक रहे, करते रहे। और उसके कारण, जिसके कारण कुछ जवान हमारे भी शहीद हुए, जो 5-6 जवान उधर पोस्ट के ऊपर हुए, पर उनको पाकिस्तान को ये कैप्चर करने में बिल्कुल नाकामयाब कर दिया उन्होंने। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एसओएस लेने के लिए जो परमिशन थी वो सीधा प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आई थी। वो थोड़ा डिटेल में बताइए कि क्या क्या सिस्टम रहता है उसका। जब सीज फायर होती है, सीज फायर का मतलब होता है कि सब तरह के फायर बंद कर दिए जाए। स्पेशली जो होता है गन का फायर होता है, वो कंट्रोल हायर हेडक्वार्टर करता है। अब जब एसओएस उन्होंने मांगा, उसमें जरूरी था कि हमें आर्टिलरी का, मोटर का सपोर्ट भी मिले। उसमें क्या होता है, सपोर्ट जब आता है हमारे पिछले लोकेशन से आता है, पर उसका परमिशन चाहिए होता है हायर हेडक्वार्टर से। तो क्योंकि सीज फायर इफेक्टिव हो चुकी थी,
तो हमें बतलाया गया रिपोर्टर ने कि इसका परमिशन जब तक नहीं आता हम फायर नहीं करने देंगे। उन्होंने परमिशन लिया और रात को फिर जो 2-3 बजे जो काउंटर अटैक होते रहे रात को, उस काउंटर अटैक में फिर हमें परमिशन मिल गया था, क्योंकि अटैक बार बार आता जा रहा था पाकिस्तानियों का। टोटल 4 से 5 अटैक उन्होंने हमारे ऊपर इस पोस्ट के ऊपर करने की कोशिश की, और उसको नकारा करने के लिए जरूरी था कि आर्टिलरी का फायर भी आए। हमारे मोटर के जो फायर था, हमारे कैप्टन तूत जो मोटर कमांडर थे, उन्होंने बड़ी अच्छा एक बहादुरी की बात की, और उन्होंने लगातार मोटर सपोर्ट के साथ भी एक प्रोटेक्शन दी इनको पोस्ट को, जाके उनके आगे आगे फायर किया ताकि जो अटैक आए वो नकारा हो जाए। तो सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान ने किया, जी काउंटर फायर दोबारा से वायलेशन के बाद में 3-4 बार अटैक दोबारा पाकिस्तान ने किया सीज फायर के बाद, उसको हमने रिपेल किया। जी तो उसको माना क्यों नहीं गया? मतलब बाद में अवार्ड के लिए जब बहुत बताया गया कि परमवीर चक्र मिलेगा, तो उसमें हमारी गलती तो नहीं है? क्यों नहीं मिला? हाँ, तो नहीं, इसमें देखो, जो ट्रुप्स को तो हमें जो जो ऑर्डर मिलता है, हमें आदेश को पालन करना है। उस पालन के मुताबिक किस टाइम पर क्या होना कुछ भी है, हमें जो पोस्ट का ऑर्डर मिल गया कि ये 8 बजे तक कब्जा करना है, तो वो कब्जा किया गया। अच्छा, 1 घंटे में कब्जा कर लिया पूरा। यही सबसे जो बहादुरी की और सबसे अच्छी कोऑर्डिनेशन और बात थी, वो यही थी कि इतना टाइम कम होने के बावजूद नॉर्मल किसी एक्शन के लिए प्लानिंग करना पड़ता है, किसी के लिए 1 दिन, किसी के लिए 2 दिन, किसी के लिए ट्रुप्स की मूवमेंट करनी पड़ती है, कुछ करना है। ये बिना ही तब किए हुए ये एक बटालियन की बड़ी अजीब सी चीज उन्होंने की कि एकदम मस्टर किए जितने जवान थे, इनकी जो इनको की जो कंपनी के नीचे थे, चार्ली कंपनी के, उन्होंने अपने 3 प्लेटून होती है उनमें से जो जो जवान मस्टर कर सके, क्योंकि टाइम कम था, उन्होंने उसी के साथ अटैक लॉन्च कर दिया और कामयाबी हासिल की। ये सबसे बड़ी बात थी। और मतलब वहां पे पुलकंजरी पोस्ट पे पहुंचे कैसे अंदर? फुलकंजी पोस्ट के लिए 2 चीजें उन्होंने की थी, जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया। एक तो ना थोड़ा सा डायवर्शनरी अटैक होता है, एक सेक्शन को दाएं बाएं फेंक दिया ताकि उनको लगे कि दूसरी डायरेक्शन से अटैक आ रहा है, उधर से फायरिंग भी करवाते हैं, तो वॉर क्राइज भी जैसे बोले सो नियाल वगैरह उधर से शुरू कर दिया। ये मेन चीज होता है कि उनको डायवर्शन, उनकी अटेंशन उधर चली जाए। दूसरा एक नाला था, जो नाला साथ साथ पुल कंजरी तक जाता था, उसकी प्रोटेक्शन भी साथ में। उस नाले में से होते होते बेशक ऊपर से शेलिंग आती रही, फायरिंग आती रही, पर रिस्क लेके उन्होंने, क्योंकि मुझे पता नहीं चला कि अब नाले में से जा रहे हैं हम। हाँ नहीं, उनको नहीं पता चलने दिया। सरप्राइज बड़ा एक जरूरी फैक्टर होता है, और हमारे फोर्सेस ने काफी सरप्राइज करके बिल्कुल पहुंच गए। कुछ तो उनके देखते ही जो है बिल्कुल कमजोर दिल वाले जो पाकिस्तानी थे भाग गए उधर से। ये कवर्ड है लोग, ये सामना नहीं कर सकते लड़ाई। अच्छा, पाकिस्तान का जैसे इतिहास रहा है कि वहां कूप हो जाती है, एक प्रधानमंत्री बनता है, फिर मिलिट्री कूप कर देती है, फिर वो प्रधानमंत्री बन जाता है, फिर वो कूप हो जाता है, ये जो चलती आ रही है प्रथा, ये हमारे हिंदुस्तान में क्यों नहीं होता? ये है तो वैसे बड़ी एनालाइज करने की जरूरत है, क्योंकि बड़े हाई लेवल की बात है, और कई जो इस चीज़ में स्टडी रखते हैं, क्योंकि हम एक सोल्जर होने के नाते इतना कुछ बाहर का कम हमारे पास व्यूज मिलते हैं। पर मेन हमारा ये है कि एक तो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो अच्छा फंक्शन कर रही है। डेमोक्रेसी में हर एक अपना अपना रोल समझ रहा है, पॉलिटिशियन अपना समझ रहे हैं, और जो फौज है वो पॉलिटिक्स के साथ नहीं आना चाहती। वो अपना जो रोल है उनका, जो नेशनल सिक्योरिटी है, उस रोल के ऊपर ही ज़्यादा उनकी तवज्जो है। उनका वो नहीं है कि मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं। ये मिशन ज़्यादा पाकिस्तान में जरूर है, जो सीनियर कमांडर है उनके। पर हमारे ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा कोई दिल में किसी के नहीं है कि हमें तो जो टास्क है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, चाहे वो आर्मी चीफ हैं, चाहे आर्मी कमांडर हैं या कोर कमांडर हैं, जो अपनी जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी को समझते हैं और उसी लिमिट में रहते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। जो पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ उनका मेल मिलाप अच्छा है, और पॉलिटिशियंस भी हैं, वो ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करते, बहुत अच्छी बात है। आर्मी के साथ आर्मी को इंडिपेंडेंट टास्क देते हैं, और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आपका टास्क करना है, पूरा करना है। जैसे आपने अभी सुना मिस्टर मोदी जी ने यही बोला कि भाई मैंने जिम्मेवारी आर्मी को दे दिया है, उनको फ्रीडम है, जिस तरीके से वो ठीक एक्शन चाहते हैं वो करेंगे बिल्कुल।
और इसमें पर्सनल हमारी वो नहीं है कि हम ईगो कि हमने प्राइम मिनिस्टर बनना है या कुछ बनना है। ये सबसे अच्छी चीज़ हमारे सीनियर कमांडर में भी है। और मेन मिलाप है, कोऑर्डिनेशन है, और धीरज रखने से के कारण हमें सफलता मिलती है। कर्नल कोक के बारे में कुछ बताइए, और एक जो उनके मन में रह गई, उनके साथ चली गई पीड़ा, उनके बारे में थोड़ा। कर्नल कोक जो है ये पुराने 7 सेक्ट के थे। जब हम हमारी यूनिट हाई अल्टीट्यूड सिक्किम से अम्बाला पहुंची, तो इनको क्योंकि थोड़ा सा उस वक्त लो कैटेगरी थे, इनको हमारे पास पोस्ट किया गया। इन्होंने आके हमारे सभी मोस्टली आर्मी ऑफिसर में बड़ा खासियत होती है, एकदम एडजस्ट हो जाते हैं सबके साथ। ये एक आके एडजस्ट हो गए। और सपोर्ट कंपनी कमांडर, सब सपोर्ट कंपनी होती थी, 4 राइफल कंपनी और एक सपोर्ट कंपनी होती है, जिसमें आरसीएल, मशीन गन, मोटर, ये जो हथियार हैं उसमें सपोर्ट कंपनी में होते हैं। जरूरत के मुताबिक मतलब इस्तेमाल किए जाते हैं। जब लड़ाई शुरू हुई तो ये सपोर्ट कंपनी कमांडर थे। जो चार्ली कंपनी के असली कमांडर थे, मेजर नरेंद्र नाथ, वो उनकी मदर की डेथ हो गई थी जब लड़ाई शुरू हुई थी, करीबन 3-4 रोज के बाद। क्योंकि वो इकलौता बेटे थे, उनको जाना पड़ गया था अपने मदर को अटेंड करने के लिए। तो इनको कर्नल कोक को जिम्मेवारी पे दी गई थी चार्ली कंपनी के लिए। इनमें एक बहुत बड़ी खासियत थी, ये हर एक के साथ एकदम मिलजुल जाते थे, जवानों का कॉन्फिडेंस गेन कर लेते थे। और कॉन्फिडेंस गेन करने के साथ इनको हर जो भी एक्शन इनको दिया गया, छोटा मोटा, पहले एक्शन किया गया था कि 3 दिसंबर को जब इनको पाकिस्तान ने लड़ाई शुरू की, हमारे बीओपी बॉर्डर आउटपोस्ट में इन्होंने अटैक किया था। उस टाइम पर हमारे बीएसएफ लगी हुई थी। ये जिम्मेवारी तब भी कर्नल कोक को दी गई थी कि उनको जो है जवानों को एक्सट्रिकेट करके वापस मेन डिफेंसेस में लाया जाए, क्योंकि बीओपी जो है बिल्कुल वो आगे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर होती है। इन्होंने तब बड़ा सुंदर एक्शन किया, जाके उधर उनको कॉन्फिडेंस दिया, जवानों के साथ रहे, फायरिंग का जवाब दिया। और धीरे 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 ये इन्होंने उनके पाकिस्तानी का जो असॉल्ट था, उनके ऊपर असॉल्ट के ऊपर निकारा किया। अवार्ड में मिला था शायद तब उनको। जब वो निकाला हुआ, उनको एक्सट्रैक्ट करके ट्रुप्स को सीधा लाए, तो ये बड़ा एक बहुत सुंदर और बड़ा कारगर एक्शन था, जिसके लिए इनको रिकमेंड किया गया था और इनको अवार्ड मिला था सेना मेडल। ये 3-4 दिसंबर को जो एक्शन था उसके लिए उनको एक्शन के लिए मिला था। और उसके बाद जो ये दोबारा, तब वो सपोर्ट कंपनी कमांडर थे, पर जब ये करीबन 7-8 दिसंबर को कंपनी कमांडर बन गए राइफल कंपनी के, तब इन्होंने अपनी चार्ली कंपनी को बड़ा अपने हाथ में लिया। और ये जब एक्शन के रिपोर्ट इनको, क्योंकि धनुआ कलां से पुल कंजरी सबसे नज़दीक थी, तो सीओ साहब ने सोचा कि ये कंपनी का क्योंकि टाइम एक्शन के लिए बहुत कम है, तो इसी कंपनी को टास्क दिया जाए। उन्होंने बड़े खुशी तरीके से कहते ठीक है सर, मैं जाऊँगा इस एक्शन के लिए, और ट्रुप्स को इकट्ठा किया। और जिस तरीके से उन्होंने एक्शन किया, इतनी हिम्मत और दिलेरी के साथ, वो काबिल तारीफ था बिल्कुल। इतना बड़ा एक्शन एक कम टाइम में और सक्सेसफुल एक्शन लेना हर एक के बस का रोग नहीं है। वो इनको इतना मतलब सभी जनरल साहब, मानिक शाह साहब, उन्होंने आए, उन्होंने कहा कि इतना बहुत बड़ा एक्शन किया है, पर हमें फिर बार बार समझ नहीं आती कि इस चीज़ के लिए जो इन्होंने इतना सक्सेसफुल एक्शन किया, इनको जो अवार्ड मिलना चाहिए था, वो एक बड़ा अवार्ड, परमवीर चक्र या महावीर चक्र, क्योंकि हर एक इंसान ऐसा सक्सेस नहीं गेन कर सकता जितनी इन्होंने सक्सेस गेन की थी, वो उनको मिलना चाहिए। उनको पूरी जिंदगी उनको उस चीज का दुख भी रहा। अफसोस तो होता है जरूर, क्योंकि जिसने बहादुरी की हो, जिसने कोई एक्शन किया हो। मतलब वो बताते थे कि लोग हंसते थे उनके, फिर बोलते थे तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, कोई झूठ तो है नहीं। मुझे A to Z एक्शन मुझे पता है, इसमें कोई किसी तरीके की झूठ नहीं है। उनकी बाकी पूरे रेजिमेंट, हमारे रेजिमेंट में पता है कि उनका जो काबिलियत थी और जिस तरीके से एक्शन किया गया है, उसमें बिल्कुल टोटल सच्चाई है। और उस सच्चाई के कारण ही है जो इन्होंने सक्सेस किया था। एक आपको और इंटरेस्टिंग बात इसमें बता दूं, 3-4 दिसंबर को इनका बेटा हुआ, नितिन जो है, उसी रात को हुआ था। मिसेस कोक जो थे वो घर में थे,
और इनको खबर तक भी नहीं दी कि भाई ये चीज़ हो गया, कुछ नहीं। उस दिन ये एक्शन कर रहे थे, जो बीओपी था, फुल कंट्री फॉरवर्ड का बॉर्डर आउटपोस्ट, उस दिन एक्शन कर रहे थे। और शायद वो बेटा ने अच्छी किस्मत लाई, इनकी जान बची रही। और वो उसके बाद उनका कहना ये था, जैसे उन्होंने बताया था कि अगर मैं आज बच गया तो लोग कहेंगे अच्छी किस्मत थी, जैसे अभी आपने बोला, बिल्कुल और अगर मैं नहीं बचता हूँ तो ये कहेंगे ये बेटे की वजह से हो गया। तो हमारी सोच विचार इस तरीके की हिंदुस्तान में। पर अच्छी किस्मत ही लेके आए थे, इनकी बहुत अच्छी किस्मत की इन्होंने। उसके बाद भी बड़ी मतलब बड़ी दलेरी दिखाई। तो तभी तभी आपकी शादी हुई थी। अ, आप ठीक आपने सुना है वो क्या हुआ कि मेरी शादी 15 अक्टूबर 1971 को हुई। और उसी दिन वो मैं छुट्टी पहुंचा ही घर में तो ऑर्डर्स आ गए थे, हमारी यूनिट जो खासा में थी मोबिलाइज होके बॉर्डर के ऊपर चली जाएगी। क्योंकि मैं थोड़ा सा सीओ साहब का काफ़ी मेरे पर तजर्बा था, और भरोसा था। मेरे 2-3 दिन में टेलीग्राम आ गई कि अगर आप जल्दी आ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, पलटन मोबिलाइज हो गई है। तो तकरीबन 20 दिसंबर तक मैं 20 अक्टूबर तक पलटन में वापस आ गया। क्योंकि मेरे इन लॉज की फैमिली सब सिविलियन थे, बड़े घबराए थे कि एकदम ये तो क्या हो गया कि शादी हुई और लड़ाई पर चले गए। पर भगवान की दया रही, इस एक्शन में पार्ट लेने का भी हिस्सा मिला, तजुर्बा मिला, और सही सलामत भी रहे। भगवान का इसके लिए शुक्र है। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी तो आपकी ही बटालियन के हैं, शायद ये आपको वहीं से मिला है। कैप्टन अमरिंदर साहब का पलटन के साथ काफ़ी देर से आशीर्वाद बना रहा है। कैप्टन अमरिंदर साहब के जो फादर थे मिस्टर यादविंद्र सिंह, इजाइनस यादविंद्र सिंह, वो और पूरे इनका जो परिवार है पिछले 100 साल से ज़्यादा इनका मेल मिलाप सेकंड सिख के साथ है। जब ये 100 साल हुए तकरीबन 20 करीबन आज से 10-12 साल पहले, तो कैप्टन साहब ने हमें सभी जितने कर्नल ऑफ द रेजिमेंट थे और जितने कमांड जिन्होंने कमांड किया था, दिल्ली में एक बड़े होटल में बुला के हमें एक तो बड़ा हाई लेवल डिनर दिया। और उसके बाद हमें सबको बड़ा एक नवाजा। इन ये चक्री ये डायमंड की है, ये उन्होंने खास सब कर्नल रेजिमेंट और पुरानी जितने कमांडिंग ऑफिसर थे उनको प्रदान किया था। उनका पूरी फैमिली उधर थी और उनका बहुत मेल मिलाप रहता है। उनका आशीर्वाद अभी भी लगातार पलटन के साथ है। जब भी पलटन नज़दीक होती है वो पूरा आउट ऑफ द वे जाके पलटन के साथ जाते हैं, मिलाप रखते हैं। और बड़ा उनको अच्छा लगता है मेल मिलाप करके पलटन के साथ। अच्छा, जैसे आज 2025 चल रहा है, अब तो इंफॉर्मेशन एज है, तो हम लोगों को पल पल की खबर मिलती रहती है, कुछ सच्ची कुछ झूठी, कुछ फेक भी मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता है। तब कैसे चलता था जब 1971 में वॉर चल रही, तब कैसे क्या माहौल था उस टाइम का और कैसे खबरें पहुंचती थी? मैं आपको सच बताऊं तो ये पाकिस्तान की जो एटीट्यूड है झूठ बोलने की, ये बहुत पुरानी है। हम जहाँ पर बैठे हुए थे पुल कंद्री में, जहाँ पर उधर जब ये फायरिंग शेलिंग वगैरह शुरू हुई, मैंने खुद अपनी उन पे जो न्यूज़ आती थी वो न्यूज़ हम सुनते थे। उसमें लिखा था कि ये जो सिख पैटर्न है ये इधर से भाग के अमृतसर चली गई है। वो इतना झूठ बोलते थे, इतना प्रोपेगेंडा करते थे, कुछ करते, हम हंसते थे कि हम तो उधर बैठे हुए हैं सब कुछ है फेस करने के लिए। और इनकी ये जो झूठ बोलने के आते हैं अभी भी जारी है। अभी भी जो कुछ बोलते हैं इन्होंने अपना प्रोपेगेंडा करता है कि पाकिस्तान ने बड़ी सफलता हासिल की। सफलता क्या हासिल करेंगे जब जिनका कोई दीन ईमान धर्म ठीक नहीं है, उस सच्चाई नहीं है, कैसे? वो तो रैली कर रहे हैं वहां पे। आप जो मर्जी करते रहिए, आप अपने आप को, क्योंकि झूठ के ऊपर है, झूठे ऊपर, पर असलियत जिनको पता है वो पता है कि पाकिस्तान कितना कमज़ोर है हर एक चीज़ में। और बहादुरी में कुछ मुकाबला नहीं कर सकते इंडियन आर्मी का वो। पर अगर आर्मी की देखा जाए, मैं जैसे वहां पे 170 न्यूक्लियर बम्स है, हमारे पास 180 है, तो मतलब वैसे तो अ, बराबर ही लग रहे हैं। नहीं, ये जो फिगर्स है ना ये पता नहीं चलते हैं। अच्छा। ये क्योंकि बड़ी चीज़ हाई लेवल की होती है। ये तो सब ह्यूमर्स होते हैं। ह्यूमर्स की वो न्यूज़ भड़काने के लिए, कुछ है करने के लिए वो अपना प्रोपेगेंडा करते हैं। कुछ एक प्रोपेगेंडा हमारा भी शायद गलत होता होगा, पर अगर सच्चाई देखी जाए वो सच्चाई सिर्फ जो हायर हेडक्वार्टर में होते हैं
उनको पता होता है कि भाई क्या असलियत क्या है ग्राउंड तो को। हम कितने मजबूत हैं पाकिस्तान से? मेरे ख्याल पाकिस्तान हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, बहुत कमज़ोर है पाकिस्तान इस टाइम पर। ना उनकी इकॉनमी ठीक नहीं है, इतने डेबिट में है वो। अ, उनके जो कमांडर्स हैं, हमें जब मिले हैं उनके जवान गई है 71 के बाद भी कुछ है, कहते हैं आपके कमांडर्स जो हैं सभी ट्रुप्स के साथ सर्विस करते हैं, मेहनत करते हैं, हिम्मत करते हैं। हमारे कमांडर्स ये नहीं करते हैं। हमारे कमांडर्स जो हैं वो अलग अलग रहते हैं और ज़्यादा मतलब इतना ट्रुप के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। पर हमारी जो डिवोशन है, हमारी ट्रुप्स के साथ मेल मिलाप है, वो बहुत अच्छा है। और इसी के कारण हमें सफलता मिलती है, क्योंकि एक दूसरे को विश्वास है। कमांडर को ट्रुप्स के ऊपर विश्वास है और ट्रुप्स को अपने कमांडर के ऊपर विश्वास है। और ये विश्वास बनावट है, इससे बनता है पूरा सक्सेस जो है, वो उसके कारण है मेन। अच्छा। और ये कब तक धोखे में रखने वाले हैं अपनी जनता को, पाकिस्तान वाले? ये रखते हैं पाकिस्तान तो, क्योंकि सच्चाई पे है ही नहीं। सच्चाई जिस दिन शुरू करेंगे, लोगों को अच्छी आदतें अपनाने के लिए कहेंगे, ये नफरत के ऊपर सरवाइव करते हैं। नफरत नहीं करनी चाहिए। सब इंसान हमें आज, कोई किस धर्म में, कोई किस धर्म में, क्यों इंसानियत में, इंसानियत तो रहनी चाहिए। चाहे जो भी धर्म में, जो उनको जब तक ये नफरत अपने पढ़ाने में, अपने जो बच्चे हैं उनको स्कूलों में ये खत्म नहीं करेंगे, तब तक ये पाकिस्तान का हाल यही रहेगा। अभी कुछ दिन पहले तो खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान के पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है और पानी नहीं है और वहां पे बीमारी आ गई थी और लोग वहां पे, गरीबी, इन्फ्लेशन है बहुत ज्यादा, और अब ये पाकिस्तान हमारे साथ लड़ाई करने के लिए तैयार है। ये यही तो असलियत है, क्योंकि असलियत में इतना उनकी इकोनॉमी डाउन हो चुकी है कि उनको जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट भी ज़िंदगी की है, वो पूरी करने में मुश्किल हो रही है। और जब तक ये सच्चाई के रास्ते में नहीं आएंगे, असलियत में नहीं आएंगे, खामों खा के गलत प्रोपेगेंडा, खामों खा के गलत न्यूज़ देने में, उनको कब तक, जो एक झूठा आदमी है, कब तक सक्सेस रहेगा। किसी न किसी स्टेज पे तो उनको पता ही है कि ये झूठे बोल रहे हैं। और वो अपने आप को, ये देश जो है पाकिस्तान प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा जब तक कि इनमें एक सच्चाई और नफरत दूर, भी सच्चाई होनी चाहिए और नफरत दूर होनी चाहिए, तब ये जाके प्रोग्रेस करेंगे। इनमें सच्चाई नहीं है। अगर आज सरकार दोबारा इस पे चर्चा करती है और जो रिकॉग्निशन लेफ्टिनेंट कर्नल कोक का जो ड्यू है उनको वो मिलता है, पर आज तो कर्नल कोक जिंदा नहीं, तो आपको क्या लगता है कि क्या उन तक पहुंचेगा? मैंने किसी सीनियर ऑफिसर्स वगैरह को रिकमेंड भी किया था कि कुछ ऐसे योद्धा होते हैं, सिर्फ हमारी यूनिट में नहीं, बाकी यूनिट में भी, जिनको रिवार्ड जो मिलना चाहिए वो रिवार्ड नहीं मिल पाता है। सिर्फ ऑफिसर नहीं, जोशियस जवान भी हैं जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ, बहुत लगन के साथ एक्शन किया और शहीद हो गए या उनको रिवार्ड नहीं मिला। ऐसी चीज़ों को रिव्यू करने की ज़रूरत होती है। और मैंने ये रिकमेंड भी किया था कि जैसे अभी 50 साल हुए थे 71 की लड़ाई को, 2021 में, कि इन सभी रेजिमेंट से रिकमेंडेशन ली जाए कि कौन कौन से ऐसे जवान जो है रह गए हैं, उनको फिर से रिव्यू किया जाए। और जिनको उम्र पे तो किसी को कंट्रोल नहीं है, उम्र तो ठीक है चले गए, पर एटलीस्ट एक दिल में ये होगा कि उनको रिवार्ड दिया गया। उनके रिश्तेदारों को दो, उनको तसल्ली मिलेगी कि भी हाँ, ये जो इतना बड़ा एक्शन करके गए हैं, देश के लिए करके गए हैं, उसके लिए उनको, मेरे ख्याल से मुताबिक ये रिव्यू होना चाहिए थोड़े थोड़े अरसे के बाद, कि कई जो रह गए हैं उनको सब मिलजुल के रिव्यू करें कि हमें इसका एक्शन कैसा था, और अगर हो सकता है तो उनको अवार्ड मिलना चाहिए। वो तो बेचारे चले गए उनका, पर फिर भी घर वालों को तसल्ली तो होगी कि भाई हाँ, उनकी जो, उन्होंने जो इतना बड़ा कार्य किया था, उसका कुछ तो मान दिया गया। वो होना चाहिए मेरे ख्याल। फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ आपको, आप बताइएगा कब के हैं फोटोग्राफ्स। एक ये मेरे पास एक कटिंग है अखबार की, इसके बारे में बताइए। ये मुझे मौका मिला था आर्टिकल लिखने का, तकरीबन आज से 12-14 साल पहले की बात है। ट्रिब्यून में मैंने ये आर्टिकल दिया था और ये पब्लिश हुआ था। ये तकरीबन मेरी ट्रिब्यूट के तौर के ऊपर था।
जो सोल्जर जो हमारे एक्शन हुआ है उसको यादगार करने के, और जो जवान शहीद हुए थे उनको ट्रिब्यूट के तौर के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया था मैंने। हाँ, ये कर्नल कोक साहब जब मेजर थे, कंपनी कमांडर थे, ये उनकी फोटो तक की है। बहुत स्मार्ट ऑफिसर होते थे और हमें बड़ा सौभाग्य मिला क्योंकि मैं कैप्टन था, एडमिरल मेरे से सीनियर थे, पर बहुत एक अच्छे इंसान थे और बड़े बहादुर इन्होंने अपने आप को जाहिर किया 71 में। तो ये उनकी याद में बड़ी सुंदर फोटो लग रही है। तो जब सेना मेडल मिला था, जनरल मानिक शाह है, ये उनको जब सेना मेडल का अवार्ड दिया गया था, ये तब की फोटो है उनकी। ये गंजरी अच्छा, ये बाद में गए थे वहाँ। अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छी फोटो लग रही है पुलकन जी के बीच में। ये पहले मेरे देखने का सौभाग्य नहीं मिला फोटो। ये एक्शन से के बाद की फोटोग्राफ अच्छा अच्छा, ओके, बहुत सुंदर है। सर्दियों के दिन के स्वेटर स्वेटर डाले हुए हैं उनके। तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और एक ऐसी लड़ाई के बारे में हमने लोगों को बताया जिस लड़ाई के बारे में आज तक बातें छुपी हुई थी, मतलब या तो कम लोगों को पता है। आपने बहुत कोशिश की, सर ने भी बहुत कोशिश की और उम्मीद है कि हमारी इस बातचीत से शायद ये बात फिर से निकल के आए। और आप लोगों ने पाकिस्तान को बहुत अच्छा जवाब दिया था पहले भी जी और आज भारतीय सेना आज भी दे रही है। जी। कुछ आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे तो? एक सोल्जर होने के नाते हमारे सब सोल्जर की ड्यूटी बनती है, अपनी ड्यूटी जो है पूरे दिल जी भर के हम करें, अच्छे तरीके से पूरी लगन के साथ करें। और ये जो एक्शन हुआ था, उस एक्शन में कर्नल कोक ने भी एज ए कंपनी कमांडर होने के नाते एक्शन पूरा डेडिकेशन के साथ, लॉयल्टी के साथ किया था। सफलता जो मिली है वो सब जवानों ने बहादुरी भी दिखाई, साथ दिया, कुछ किया। और जो मेन लीडरशिप की थी वो कर्नल कोक ने खुद की, और उस चीज को संभाला, रिस्क लिया, फायर करवाया, अपने आप के ऊपर फायर कर। अब इससे ज्यादा बड़ी लगन से और डेडिकेशन के साथ जो इंसान एक्शन में जाता है बिना अपनी जान के परवाह किए हुए, उस जवान को जरूर किसी न किसी तरीके का रिवॉर्ड मिलना चाहिए, उसकी रिकग्निशन होनी चाहिए और उसका मान होना चाहिए। और ये जो है एक्शन, ये इन्फेंट्री स्कूल मऊ में भी पढ़ाया गया है, दिखाया गया है, पर मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि क्यों उनको रिकग्निशन क्यों नहीं दी गई। मेरा ये अपील है कि एक सिर्फ कनकोक साहब को भी, और जो बाकी जो ऐसे एक्शन हुए हैं, बड़े एक्शन हुए हैं और उनको एक्शन को रिवार्ड नहीं दिया गया, उनके ऊपर एक रिव्यू करने की जरूरत है कि किस तरीके से रिव्यू करना चाहिए। ये मेरे ख्याल है कि पूरी रेजिमेंट, पूरी जो इंडियन आर्मी के है रेजिमेंट, जहाँ जहाँ पर इफेक्टिव है, सब कर्नल ऑफ द रेजिमेंट को पता होता है, वो रिकमेंड करे, कमेटी बैठे, कमेटी अप्रूव करे कि ये जो जो रह गए हैं, जो जेन्युइन केसेस लगते हैं, उनको मेहरबानी करके अभी भी अवार्ड मिलना चाहिए। बेशक वो कई उनमें से गुजर गए हैं, पर उसके बावजूद जो है जरूरी है कि उनकी फैमिलीज को सेटिस्फेक्शन कम से कम मिलेगी कि उनका जो इतनी कुर्बानी थी, इतनी उनकी शहादत थी, या इतना जो उन्होंने मेहनत के साथ, लगन के साथ एक्शन किया था जिसमें सफलता हासिल की है, उनके लिए उनको घर वालों को दिल में तसल्ली तो आ जाएगी कि हमें उनका रिकग्नाइज किया गया है। ये मेरी खास अपील है कि अगर फिर से भी हो सकता है करने में, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। एक बार गवर्नमेंट के साथ अगर ये बातचीत की जाए तो सब मिलजुल के जो सीनियर कमांडर हैं ये इसके ऊपर तवज्जो कर दे सकते हैं और ये इसके ऊपर एक्शन किया जा सकता है। थैंक यू। At this point of time, we're short of ammunition and we're shouting 10 choices Punjabi music and firing only one round. I know time has come and we are all about to die. So I decided to ask what dear SOS red over red, meaning fire shells on my head. That is, I die, the enemy which has infiltrated inside will also die with me. We captured one officer
13 other ranks from 14 Punjab, no, 43 Punjab Requiem Support Battalion and 15 Punjab, a large amount of arms, ammunition and equipment. My men roared and fought like lions. However, I strongly feel that my whole platoon who fought so valiantly and bravely deserves a joint Paramir Chakra, though belated. It is a miracle that most of us came back alive, sacrificing 5 men and some casualties. You love your men and they can achieve beyond your expectation, as in this case.